हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट होने वाली है। अब क्यों रिलेवेंट होने वाली है? इस पर्टिकुलर वीडियो या फिर तुम कह लो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम जीएसटी के 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नहीं कर रहे, एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में नियर अबाउट 70 to 80% आपको मिल ही जाएंगे। एंड इस सीरीज के हेल्प से आप पहली चीज तो यही होगी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर 70 to 80% क्वेश्चन मैच कर जाएंगे तो थोड़ा तो इजी हो ही जाता है स्कोर करना। बट इन केस तुम्हें लगता है कि लाइक नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, सीरीज से क्या ही होगा या इतने से क्वेश्चन से क्या होगा, या मतलब लाइक सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले एमसीक्यूज से क्या होगा, ऐसा कुछ थॉट होगा तुम्हारा, थॉट प्रोसेस। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम हमारा बैच बाय कर सकते हो जिसकी प्राइसिंग है 499 की। उसमें तुम्हें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड डाउट सेशंस, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। ये तो मतलब लाइक ऑब्वियस है, ये तो होना ही है। और साथ ही साथ तुम्हें 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड? इंपोर्टेशन ऑफ गुड क्या होता है? बेसिकली इम्पोर्ट ही क्या होता है? इम्पोर्ट होता है कि जब हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, इंडिया के बाहर का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ की है, इंडिया के अंदर में कहीं की भी है। ठीक है, सो उस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनती है? कस्टम पोर्ट वेयर द गुड्स आर क्लियर? नहीं, क्योंकि कस्टम पोर्ट से क्लियर होने के बाद भी तो गुड्स काफी जगहों पे जाते हैं। सपोज कस्टम पोर्ट हमारा दिल्ली का है, मुंबई का है, ठीक है, और मेरा गुड कहाँ पे जाना है, बनारस में आना है। तो उस केस में क्या मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई ये बनेगी कस्टम पोर्ट? नहीं, प्लेस ऑफ इंपोर्टर ये हो सकता है, एंड द प्लेस वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड आफ्टर द क्लियरेंस फ्रॉम द कस्टम पोर्ट ये भी नहीं होगा, एंड द प्लेस ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स, ओनर ऑफ द गुड्स तो वो भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और क्या है ऑप्शन बी हमारा? प्लेस ऑफ इम्पोर्टर, यानी जिसने इम्पोर्ट किया होगा वही वहां जहां पे भी इम्पोर्ट किया होगा वो जगह क्या बनेगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया? एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट तुम कह लो इम्पोर्ट का उल्टा। एक्सपोर्ट में होगा लाइक कि तुम अपने गुड्स को इंडिया से बाहर भेज रहे हो। ठीक है, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ की है? इंडिया की है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? इंडिया के बाहर की। सो उस केस में क्या बनेगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई? वेयर हाउस एट द कस्टम पोर्ट? नहीं। लोकेशन ऑफ द वेसल वेयर द लोडिंग टेक प्लेस? नहीं। लोकेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टर? नहीं। लोकेशन ऑफ इंपोर्टर आउटसाइड इंडिया? हाँ। सो सही ऑप्शन क्या होगा? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर आउटसाइड इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, place of supply where the goods are supplied on board or conveyance such as vessel, aircraft, train और motor vehicles. प्लेस ऑफ सप्लाई किस केस में अभी हम चेक करेंगे? एयरक्राफ्ट और जो वेसल्स वगैरह होते हैं उस केस में। ठीक है, चाहे तुम ट्रेन से भेजो चाहे मोटर व्हीकल से भेजो। लोकेशन ऑफ द सप्लाई? नहीं। लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट? नहीं। लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड? सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, where will be the place of supply when the goods are supplied, sorry, when the goods are supplied on the direction of the third party? थर्ड पार्टी वाला केस कौन सा होता था हमारा? बिल टू शिप मॉडल। अब बिल टू शिप मॉडल में क्या होता था? बिल टू शिप मॉडल में बेसिकली होता ये था कि एक तीन पार्टीज होती थी, एक बायर, एक सेलर और एक तुम्हारा थर्ड पर्सन। बायर के मतलब लाइक इंस्ट्रक्शन पे जो सेलर होता था वो सामान थर्ड पार्टी को डिलीवर करता था। पेमेंट बायर कर रहा होता था, इनवॉइस भी बायर के नाम पे इशू हो रहा होता था, बट डिलीवर कहाँ हो रहा होता था? थर्ड पार्टी जो भी जहां की भी हो, चाहे दिल्ली की हो चाहे मुंबई की हो, वहां पे हो रहा होता था। ठीक है, सो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट? नहीं। लोकेशन ऑफ द सप्लायर? नहीं। लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। सी ऑप्शन सही होगा तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इन्वॉल्व्स मूवमेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई किस केस में चेक करें गुड्स की? जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व हो। ठीक है,
लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं होगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स ये भी नहीं होगा, प्लेस वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, what is the location of supplier in case of supplier is located in a territorial water? अगर जैसे को याद आ रहा हो तो इंडिया में टैक्सेबल टेरिटरी क्या है हमारी, जो इंडिया की बेस लाइन है वो, प्लस 1200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, एंड एडिशनल में आप जाओगे 200 नॉटिकल माइल्स, तो वो भी क्या है, तुम्हारी टैक्सेबल टेरिटरी है। बट जो 1200 नॉटिकल माइन है वो तो तुम्हारी हर चीज के लिए है, बट जो 200 नॉटिकल माइन है वो किस चीज के लिए, बस दो पर्पज से टैक्सेबल कंसिडर की जाएगी, या तो ऑयल या फिर गैस पर्पज से, ठीक है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगी, अगर तुमने टेरिटोरियल वाटर में किसी चीज की सप्लाई की है तो लोकेशन इन द टेरिटोरियल वाटर नहीं, कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड, आइदर ए और बी और नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, any supply of goods or service both is said to be interstate supply only when the location of the supplier and the place of supply are in, दो कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास, इंटर एंड द इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट में क्या होता था, इंटरस्टेट में लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती थी, डिफरेंट होती थी, एंड इंट्रास्टेट में क्या होता था, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती थी, सेम होती थी, ठीक है। सो इसके ऑप्शंस क्या है, 2 different states, 2 different union territories, 1 state and 1 union territory, यानी तीनों ही ऑप्शन सही है, तो all of these। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, जीएसटी में हमारा आई गेस सीजीएसटी वाले एक्ट में डेफिनेशंस में प्लेस ऑफ बिजनेस में हर उस जगह को कंसिडर किया गया है प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी सप्लायर अपनी सारी एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहा होता, भले ही वो स्टोरेज की क्यों ना हो, ठीक है। सो प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए किसे किसे कंसिडर करेंगे, वेयर हाउस ऑब्वियस सी चीज है, गोडाउन्स ये भी ऑब्वियस है, एनी प्लेस वेयर द पर्सन स्टोर गुड ये भी ठीक है, एंड प्लेस ऑफ बिजनेस और मतलब लाइक मेनली क्या होता है, जहां से तुम कंडक्ट कर रहे हो, तुमने जहां का एड्रेस दिया हो किस चीज में, रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और बाकी चीज बाकी है जैसे तुम्हारा वेयर हाउस गोडाउन ये सब क्या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में आ जाती है। सो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन ठीक थे हमारे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस इंक्लूड्स, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इंक्लूड्स मतलब लाइक कि जो लोकेशन है तुम्हारे रिसीवर की, उसमें हम किसे किसे इंक्लूड कर रहे होते हैं, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस करते हैं, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट्स इसे भी करते हैं, एंड द प्लेस ऑफ रेसिडेंस भी करते हैं, और भी अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगी तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, अभी तक हम क्या देख रहे थे, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, अभी क्या क्वेश्चन बन रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स व्हेन द सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू द वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइड। वाउचर्स में दो केसेस होते थे, एक आइडेंटिफाइड एक नॉन आइडेंटिफाइड। अब वाउचर में आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड का क्या मतलब निकलेगा, आइडेंटिफाइड का मतलब ये होता है कि तुम्हारे वाउचर पे मेंशन्ड होगा कि लाइक गेट फ्लैट 20% और 25% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। एंड नॉन आइडेंटिफाइड में लाइक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लिख देगा कि 25, एग्जांपल देती हूँ, मान लो लिखा है नॉन आइडेंटिफाइड का देती, गेट 20% ऑफ ऑन डियोर कलेक्शन, डियोर थोड़ा ज्यादा क्या अमेजोन ले लेते हो, ठीक है। मान लेते तुम्हारे पास एक वाउचर है उस पर लिखा था गेट 20% ऑफ ऑन अमेजोन परचेज, कहीं लिखा है कि किस चीज की परचेज पे ऑफ है, कहीं मेंशन नहीं है। और वहीं पे अगर ये लिखा होता कि गेट 20% ऑफ ऑन परचेज ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन, स्पेसिफाई कर दिया कि लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे है वो तुम्हारे,
तो इट मीन्स वो आइडेंटिफाइड हो गया, और जहां पे सिर्फ लिखा था Amazon वो क्या था, सिर्फ हमारा नॉन आइडेंटिफाइड था। अब नॉन आइडेंटिफाइड के केस में तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनता है, जिस दिन तुमने अपना वाउचर क्या किया, रिडीम किया। और अगर वही आइडेंटिफाइड का केस होता है तो उस केस में तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई बनता है जिस दिन तुम्हें वाउचर इश्यू हुआ होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉन आइडेंटिफाइड, सो द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर, नहीं, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज द टाइम, सॉरी, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर CGST एक्ट 2017? टाइम ऑफ सप्लाई में गुड्स के केस में दो चीज होती थी, एक रिवर्स चार्ज, एक फॉरवर्ड चार्ज। हमारा जो फॉरवर्ड चार्ज था उसमें हम कैसे चेक करते थे टाइम ऑफ सप्लाई, या तो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस, इन दोनों का क्या लेते थे, अर्लियर। अब इसमें भी दो कॉन्सेप्ट आते थे, अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो फिर हम लेते थे क्या, डेट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, और जिस दिन गुड्स को हमने क्या किया है, डिस्पैच किया। ठीक है, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही थी तो क्या लेते थे, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑन विच द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, इन दोनों का अर्लीस्ट लेते थे। अगर हम फॉरवर्ड वाले में चेक करें, सॉरी रिवर्स वाले में काफी वो हो जाता है, कभी कभी सिंक कर जाता है, लाइक अगर हम रिवर्स वाले में चेक करें तो उस केस में क्या होता था हमारा, कैसे चेक करते थे टाइम ऑफ सप्लाई, या तो जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हुए वो दिन, या तो तुमने क्या किया जिस दिन पेमेंट की है वो दिन, या फिर 31st डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द इनवॉइस, इन सब का क्या लेते थे, अर्लीस्ट लेते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो साइलेंट है, सो हम क्या चेक करेंगे, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस ये तो है हमारे में, एंड द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स, यानी क्या होगा, अर्लियर ऑफ ए एंड बी। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन बाय द सप्लायर, ये तो कुछ है ही नहीं हमारे, ये तो हमारे तीनों में ही कहीं नहीं था, मतलब लाइक दोनों केसेस में नहीं था, आई एम सो सॉरी, दोनों केसेस में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। Question number 12. What is the time of supply of service if the invoice is issued within 30 days from the date of provision of the service? सर्विस के केस में भी हमारे पास दो केसेस आते थे। ठीक है, एक फॉरवर्ड एंड एक द रिवर्स वाला। एक लाइक जो पहला केस था हमारा, उसमें क्या होता था कि अगर हमने पेमेंट कर दी है, ठीक है, पेमेंट कर दी है 60 डेज के अंदर, जिस दिन इश्यू हुआ है हमारा इनवॉइस उसके 60 डेज में हमने पेमेंट कर दी है, तो जिस दिन हमने पेमेंट की होती थी वो क्या हो जाता था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। और वहीं पे अगर हमने 60 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की है जिस दिन से हमारा इनवॉइस इशू हुआ है, तो जो तुम्हारा 61st डे बनता था वो तुम्हारा क्या जाता था, टाइम ऑफ सप्लाई। एंड हमारा दूसरा केस कौन सा था, उसमें क्या होता था, सॉरी, उस केस में होता था लाइक अगर तुमने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया है, इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट होता है कितना, 30 डेज, और बैंक वगैरह के केस में 45 डेज का। अगर उस 30 दिन के अंदर तुमने इनवॉइस इशू कर दिया है तो वेल एंड गुड, तो फिर तुम्हारा क्या बनता था, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों का अर्लीस्ट लेते थे। ठीक है, जो भी अर्लियर होगा वो होगा। एंड जो दूसरा केस इसी में बनता था हमारा, क्या बनता था, अगर तुमने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया है तो उस केस में डेट ऑफ पेमेंट और फिर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यानी जिस दिन तुमने एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड की होगी वो दिन, या फिर जिस दिन तुमने पेमेंट की होगी उनमें से पहला दिन। ठीक है, मतलब लाइक जो पहला दिन कह रही, जो भी तुम्हारा पहले होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम, विद इन द टाइम बोला है। अगर तुमने इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस एंड द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया तुम्हारा। और इनका भी हम क्या लेते हैं, अर्लियर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता था, हमारा रिसीवर पेमेंट कर रहा होता था और फॉरवर्ड चार्ज में कौन पेमेंट कर रहा होता था, सप्लायर। ठीक है, सो ऑप्शन क्या दिया है, अ डेट ऑन विच द पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर। ठीक है, for 61st date from the issuance of invoice and the date of issue of invoice। रिवर्स चार्ज वाले में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस का कोई पॉइंट ही नहीं था। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, क्या होता था, अगर तुम्हारी सर्विस किस में है, रिवर्स चार्ज वाले केसेस में जा रही है, तो उस केस में दो ही कंडीशन हम चेक करते थे। अगर तुम्हारा जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है उसके 60 डेज के अंदर तुमने पेमेंट कर दी, ठीक है, तो तुम्हारा क्या बनता था टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट। और वही अगर तुमने क्या किया कि तुमने पेमेंट नहीं की 60 डेज में, जिस दिन से तुम्हारा इनवॉइस इशू हुआ है, तो क्या बन रहा था तुम्हारा 61st डे। ठीक है, सो तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्लियर ऑफ ए एंड बी। Which section govern the provisions regarding the determining the time of supply of goods? कौन से सेक्शन से हम गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर रहे होते थे, सेक्शन नंबर 12 से और 13 से सप्लाई ऑफ सर्विस। सो यहाँ पे किसको पूछा था, गुड्स पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट? हर जगह हमने बोला कि लाइक पेमेंट का अर्लियर, पेमेंट या मतलब पेमेंट का अर्लियर इन द सेंस लाइक डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, इनका अर्लिएस्ट हर जगह बोल रहे थे। बट डेट ऑफ पेमेंट में भी दो केसेस आते हैं। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट में भी तुम्हें दे देगा लाइक कि तुमने सपोज तुम्हारा क्या कहते हैं, एक पेमेंट आई, तो तुमने क्या किया, तुमने पहले से ही उसको अपने अकाउंट्स में बुक्स में नोट कर लिया। ठीक है, वो क्रेडिट क्या हुई, बाद में हुई, तो ऐसे करके देगा। तो इस केस में हम क्या लेते थे, अर्लीस्ट। ठीक है, तो सिंपली इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर पेमेंट के सिचुएशन पे डायरेक्ट डेट नहीं दी हुई है पेमेंट की, ऐसे दे दिया है कि लाइक बैंक में इस दिन क्रेडिट हुआ है और इस दिन नोट कर लिया गया था, इससे पहले ही नोट कर लिया गया था कि अमाउंट तो आनी है, तो उसने अपने अकाउंट्स में नोट कर लिया। ठीक है, तो उस केस में हम किसे डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर करेंगे, तो उस केस में हम किसे कंसिडर करते हैं, अर्लीस्ट का। और अगर यही रिवर्स चार्ज वाले में पूछेगा कि डेट ऑफ पेमेंट, तो हम क्या देखते हैं, जिस दिन हमारे अकाउंट से डेबिट हुआ हो और या फिर बुक में नोट हुआ हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा था डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ऑप्शन क्या है, डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट, ये सही है। डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा, अर्लियर ऑफ ए एंड बी। अगर क्रेडिट यूज किया है तो कौन से मैकेनिज्म की बात हुई है तुम्हारे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की। ठीक है, अब वहीं पे वो लिखा होता क्या कहते हैं, डेबिट, तो रिवर्स चार्ज की बात हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी वर्थ 2 लाख, द इनवॉइस हैज इशूड ऑन 15th December, the payment was received in 30th December and goods were supplied on 20th December. The time of supply of goods will be, याद आ रहा है कि इससे पहले वाले एक दो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या चेक किया था कि गुड्स के केस में हम कौन सा चेक कर रहे थे, फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज वाले केसेस में, सॉरी, जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुए होंगे वो डेट। ठीक है, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, या फिर 31st डे जिस दिन से तुम्हारा इनवॉइस इशू होगा, वो इनका क्या ले रहे थे, अर्लीस्ट। तो इनवॉइस का डेट तो दिया है तुम्हें कितना, 15th। ठीक है, पेमेंट हो गई है तुम्हारी कब, पेमेंट का कौन सा था, पेमेंट हुई है तुम्हारी 30 दिसंबर को, बट इन सबसे पहले और ये क्या हुआ, गुड्स वर सप्लाइड ऑन 20th दिसंबर, तो 31st डेट तो ये बना नहीं, मतलब लाइक इनवॉइस आज मान लो 15 को इशू हुआ है, तो 31st डेट यानी अगले महीने की कब, 16 तारीख को हम मानते, या फिर
30 दिसंबर या तो 20 दिसंबर, इनमें से अर्लीस्ट कौन से? 20 दिसंबर। तो ऑप्शन सही क्या हो गया? ए। Question number 17. What is the time of supply of service in case of associated enterprise receives service from the service provider located outside India? इसमें क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस का क्वेश्चन पूछा है, वो भी टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है किसमें? सप्लाई ऑफ सर्विस में। और सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? आउटसाइड इंडिया से में मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज और द डेट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। आई गेस ना यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। नहीं सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. द टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस द पॉइंट एट विच द जीएसटी अराइज। टाइम ऑफ सप्लाई के थ्रू हम क्या जानते हैं कि मतलब लाइक टाइम ऑफ सप्लाई हम क्यों कंसिडर करने जाते हैं, क्या देखते हैं कि उसमें हमको क्यों जानना है कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्यों है, क्या है? रजिस्ट्रेशन तो हमारा हुआ ही, अब हमने सामान बेचा, कभी भी हम लिख दे, नोट कर दे, कभी भी हम पेमेंट कर दे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। टाइम ऑफ सप्लाई हम क्यों डिटरमाइन करने जाते हैं? ताकि हम अपनी लाइबिलिटी चेक कर सके। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19. The value of supply of goods and service shall be the सेक्शन नंबर 15 याद करो। अगर 15 किसी को याद होगा तो उस सेक्शन में क्या था हमारा कि लाइक जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होती है? जीएसटी में वैल्यू होती है, उसके ऊपर से हम क्या लगा रहे थे? जीएसटी के रेट्स लगा रहे होते थे। ठीक है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू होती क्या है? एक्चुअल अमाउंट जो तुमने किसी चीज के लिए पे की होती है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल बी इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। एमआरपी पे हम चेक करते हैं? नहीं करते। मार्केट प्राइस पे भी हम चेक नहीं कर रहे थे। हाँ, अगर किसी चीज की वैल्यू तुम ट्रांजैक्शन मतलब लाइक सेक्शन 15 के थ्रू नहीं निकाल पा रहे होते थे तो हम क्या करते थे? ओपन मार्केट वैल्यू के थ्रू चेक कर रहे होते थे। क्वेश्चन नंबर 20. द वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड इंक्लूड। सेक्शन नंबर क्या है ये हमारा? 5th सेक्शन तो लिखने दो। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 ऑप्शन ए। इसमें क्या क्या था हमारा? सॉरी, सेक्शन नंबर 15 में हमारी क्या क्या चीजें थी जो हम इंक्लूड कर रहे होते थे? सेक्शन नंबर 15 में हम क्या देखते थे? हमारी वैल्यू डिटरमाइन कर रहे होते थे। अब इसके भी 3 पार्ट होते थे हमारे। ठीक है, पहला पार्ट था हमारा सेक्शन नंबर 15(1). 15(1) में क्या था हमारा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू हम जो लेते थे उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती थी ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए। पहली कंडीशन क्या होती थी कि जो भी पेमेंट रिसीव हुई हो, जो भी कंसिडरेशन हमें रिसीव हुई हो, किस में होनी चाहिए? फुल्ली मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी हमारी कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही हो या जो भी चीज बिजनेस हमारा ट्रांजैक्ट हो रहा हो वो किस पे? रिलेटेड पर्सन से ना हो रहा हो। तो वो सारी चीजें कहाँ आ जा रही थी? इस सेक्शन में। अब जो हमारा सेक्शन नंबर 15(2) आता था, इसमें जो चीजें दी रहती थी वो हम इसमें प्लस कर रहे होते थे। लाइक मान लो ट्रांजैक्शन वैल्यू तुम्हारी 1 लाख निकली, इधर से तुम्हारे पहले के कोई पेनाल्टीज या फिर सब्सिडीज वगैरह का अमाउंट निकला 20,000 सपोज। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए? इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो गया था हमारा। और जब हम देखते थे 15(3), इस सेक्शन को हम क्या कर रहे होते थे? माइनस कर रहे होते थे। किससे? इन दोनों सेक्शन से। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा था हमारा? डिस्काउंट आ रहा होता था। कौन सा डिस्काउंट? प्री डिस्काउंट या पोस्ट डिस्काउंट? दोनों ही डिस्काउंट्स को हम क्या करते थे? माइनस कर रहे होते थे इससे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 20 था ना। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? तुम्हारे सेक्शन नंबर 15(2) वाली चीजें हैं इसमें। एनी नॉन जीएसटी ड्यूटी सेस फीस चार्ज बाय द सप्लायर सेपरेटली। ये क्या होता था हमारा? ऐड होता था। इंटरेस्ट, लेट फी और पेनाल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, ये भी क्या होता था हमारा? ऐड होता था।
subsidies directly linked to the price except subsidies provided by the central and the state government. ये भी हम क्या करते थे, ऐड करते थे. तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ऑल ऑफ द अबव. अब यहाँ पे एक चीज मेंशन है, एक्सेप्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. अगर याद हो तो जो हमारा कंसिडरेशन का सेक्शन था, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 31, उसमें क्लियरली मेंशन है कंसिडरेशन हम हर फॉर्म की कंसिडर करते हैं सप्लाई के टाइम पे, हर फॉर्म में, चाहे मॉनेटरी हो नॉन मॉनेटरी हो, दोनों चलता था हमारा, ठीक है. बट हम किसे एक्सक्लूड कर रहे होते थे कंसिडरेशन में, सब्सिडीज को. कौन सी सब्सिडीज, जो एनजीओ से मिल रही थी या किसी गवर्नमेंट के थ्रू. जो हमें गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडीज मिलती है उनको क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं कंसिडरेशन, चाहे सेंट्रल से मिली हो चाहे फिर स्टेट से मिली हो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी, व्हेन कैन द ट्रांजैक्शन वैल्यू बी रिजेक्टेड फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई. जब हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल रही है, निकालते हैं हम जीएसटी में सेक्शन नंबर 15 में, उसे हम कब कहेंगे कि नहीं ये 15 के थ्रू डिटरमाइन नहीं हो पाएगा. दो कंडीशन अभी मैंने बताई कि सेटिस्फाई हो गई तो तुम्हारा दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तुम्हारी, तो तुम्हारे सेक्शन 15 के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू डिटरमाइन करोगे. अब 15 के थ्रू तुम कैसे डिटरमाइन करोगे, मतलब लाइक क्या दो कंडीशंस थी, अभी बताया था मैंने, फिर से रिपीट कर दे रही. एक तो पहली चीज, तुम्हारी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही है, जो भी चीजें तुम ट्रांजैक्ट करने वाले हो या तुम्हारे जो भी फर्दर प्लान्स है या जो चल रहे हैं, वो तुम्हारे रिलेटेड पर्सन के थ्रू ना हो, ठीक है. एंड सेकेंड चीज क्या थी, कि जो भी चीजें तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा कंसिडरेशन हो, वो किस फॉर्म में, ओनली इन मॉनेटरी फॉर्म. नॉन मॉनेटरी अगर तुम कोई चीज ले रहे हो सॉरी, तो उसे हम कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे होते थे. सो पहला ऑप्शन क्या है, when the buyer and the seller are related and the price is not sole consideration. When the buyer and seller are related or the price is not the sole consideration. And I can never be rejected and when the goods are sold at very low margins. ये दोनों ऑप्शन सही दे दिए इसने. ऑप्शन नंबर ए ही मान लो सही है, ठीक है तुम्हारा. क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोल दिया, रिलेटेड पर्सन की बात कर दी एंड प्राइस इज नॉट व्हाट, सोल कंसिडरेशन. अच्छा हाँ, ये सेम नहीं है, यहाँ पे और वर्ड यूज किया और हमें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है तुम्हारा, सही हो गया, ठीक है. तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. ये नहीं कि अगर तुम्हारा कंसिडरेशन पूरा मॉनेटरी टर्म्स में है बट तुमने क्या किया, ट्रांजैक्शन किससे किया, रिलेटेड पर्सन से, दोनों ही, तो उस केस में तुम ट्रांजैक्शन वैल्यू सेक्शन 15 के थ्रू नहीं निकाल सकते, तुम्हें दोनों ही फुलफिल करनी पड़ेगी. और दोनों क्या थी, कि तुमने रिलेटेड पर्सन से कोई डील नहीं की है एंड सेकेंडली तुम्हारी जो भी कंसिडरेशन है वो फुली क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में. आई थिंक आज के लिए इतना काफी है. रोज ऐसे 21-25 क्वेश्चंस करेंगे, हो जाएगा जल्दी और थोड़ा इजी भी रहेगा तुम्हें भी कैप्चर करने में. और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. थैंक यू सो मच.